नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप सबों को मेरा बहुत बहुत जोहार है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से जो है सो आप लोगों की चल रही होगी और आप लोग पूरी तरह से जो है सो मेंस परीक्षा के लिए लगे हुए होंगे। पेपर 3 के अंतर्गत जो इतिहास वाला जो खंड है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकबर की राजपूत नीति के संबंध में जो है सो बताया, उस पर जो है सो चर्चा की। आज जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इतिहास में इस बार जो मुख्य परीक्षा होने जा रहा है, तो एक प्रश्न अशोक पर निश्चित रूप से जो है सो पूछा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राचीन भारत वाला जो खंड है, तो प्राचीन भारत वाले खंड में एक प्रश्न अशोक से संबंधित होगा, है ना। तो अशोक को आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है, मतलब पूरे मौर्य काल को ही आपको जो है सो तैयार कर लेना है, जो आपका यूनिट है उसका। लेकिन अशोक पर जो है सो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मौर्य काल से अगर प्रश्न उठाएगा तो अशोक से उठाने की संभावना होगी वो ज़्यादा होगी। तो अशोक पर तो ऐसे बहुत सारा प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के संबंध में जिसको हमेशा टेल क्वेश्चंस के रूप में जो है सो पूछा जाता है ना। मतलब कि क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद फिर एक टेल क्वेश्चंस के रूप में जो है सो कुछ आपसे वो पूछ देगा, है ना। तो टेल क्वेश्चंस पर जो हम लोग बात करेंगे, तो आज हम लोग अशोक से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे कि अशोक का जो धम्म है, तो अशोक की धम्म नीति निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अशोक की धम्म नीति से संबंधित जो है सो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अशोक की धम्म नीति की विवेचना करने के संबंध में, अशोक की धम्म नीति का वर्णन करने के संबंध में, या अशोक की धम्म नीति पर जो है सो आपसे वो प्रश्न पूछेगा या पूछ सकता है। अब धम्म नीति पर हम लोग जो है सो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम अशोक की धम्म नीति का विवेचना नहीं कर रहे हैं, अशोक की धम्म नीति पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अशोक की धम्म नीति से कनेक्टेड या अशोक की धम्म नीति से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा टेल क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस पर जो है सो हम लोग बात करेंगे। तो दो चीज को जो है सो हम लोग मुख्य रूप से आज यहाँ पर देखेंगे। एक तो ये कि क्या वर्तमान में भी अशोक की धम्म नीति प्रासंगिक है, इसको जो है सो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में अशोक की धम्म नीति की प्रासंगिकता जो है वो कितनी है भी या नहीं। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अशोक शांतिवादी था, है ना। मतलब क्या अशोक को हम लोग एक शांतिवादी शासक मान सकते हैं, इसको जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले धम्म नीति पर थोड़ी सी चर्चा जो है सो हम कर देते हैं, है ना। इस पर एक अलग से हम वीडियो आपका बना देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट में जो है सो धम्म नीति को हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं, है ना। देखिए धम्म नीति, धम्म जो शब्द है, तो धम्म एक प्राकृत भाषा का जो है सो शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है धम्म, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं प्राकृत भाषा में, उसी को धम्म कहा जाता है। मतलब कि धर्म और धम्म में अंतर नहीं है, ठीक है। प्राकृत भाषा में उसको हम लोग धम्म कहते हैं, ठीक है। अब अशोक की जो ये धम्म नीति जो थी वो क्या थी, चूंकि अशोक की महानता जो है, अशोक की महानता बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं कि उसकी धम्म नीति पर जो है सो आधारित रही है ना। आज से हजारों साल पहले एक ऐसा भी राजा भारत में हुआ जो धम्म नीति के माध्यम से जो है सो पूरे साम्राज्य को जो है सो जोड़े रखने में सफल रहा, है ना। तो ये धम्म नीति क्या थी, तो अगर ये प्रश्न आता है तो इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको स्टार्ट करना है कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित अशोक की धम्म नीति एक आचार संहिता
या एक नैतिक नियमावली थी जिसका उद्देश्य लोगों को सामाजिकता सिखाना था, लोगों को धार्मिकता सिखाना था। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि अशोक जब राजा बना, अशोक जब शासक बना, तो जो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन था उस समय, तो एक प्रकार से हम लोग कहें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति अशोक के काल में अराजक थी, है ना। बहुत तरह की समस्याएं जो थी वो समाज में मौजूद थी, अर्थव्यवस्था में जो है सो मौजूद थी। तो अशोक की धम्म नीति को सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अशोक जब राजा बना तो देखा कि भाई उसके पूरे साम्राज्य में एक प्रकार की अराजकता है, धर्म को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, रक्तपात और हिंसा एक आम बात जो है सो होता जा रहा है, समाज में कई प्रकार की जो है सो समस्याएं मौजूद हैं, वर्ण व्यवस्था करीब करीब जो है सो पूरी तरह समाज में स्थापित हो गई है। वर्ण पर आधारित हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी अशोक को जो है सो करना पड़ा। कई वर्ण संकर जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग पाते हैं कि एक सामाजिक धार्मिक जो है अराजकता व्याप्त था, है ना। ऐसे साम्राज्य को एक साथ लेकर चलना अशोक के लिए जो था वो काफी चुनौतीपूर्ण था, है ना। तो जरूरी था कि वो समाज के लोगों को धर्म का वास्तविक मतलब समझाता, धर्म का वास्तविक मर्म जो है वो समझाता। वो लोगों को ये बताना चाहता था कि आप जिसको धर्म समझ रहे हैं वो धर्म का एक छोटा सा रूप है ना। देखिए धर्म क्या है ये मैं आपको जो है सो बताता हूँ, है ना। सामान्यतः होता क्या है कि हम लोग आज भी मंदिर जाकर पूजा करना, मस्जिद जाकर प्रार्थना करना, चर्च जाकर प्रार्थना करना, इसी को जो है सो धर्म समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म का जो स्वरूप होता है वो काफी व्यापक होता है ना। और जिसको हम लोग धर्म समझ बैठे हैं वह सिर्फ और सिर्फ उपासना पद्धति है, जो धर्म का ही एक छोटा सा पार्ट है। धर्म अपने आप में बहुत व्यापक है ना। माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, गरीबों की सहायता करना भी धर्म है, भूखे को खाना खिलाना भी धर्म है। धर्म का क्षेत्र काफी व्यापक है। जिसको धर्म हम समझ बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उपासना पद्धति है। तो यही तो अशोक कर रहा था, वह लोगों को धर्म का वास्तविक मर्म जो है सो समझा रहा था कि आप लोग लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, हिंसा रक्तपात बंद कीजिए। धर्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, देखिए धर्म वो है जो मैं आपको जो है सो बता रहा हूं। तो अपनी इस धम्म नीति के माध्यम से अशोक जो है वो लोगों को सामाजिकता सिखा रहा था, नैतिक आचरण करना जो है सो सिखा रहा था, धार्मिकता जो है सो लोगों को सिखा रहा था। एक प्रकार का आचार संहिता के बारे में जो है सो लोगों को बता रहा था कि आपको ये चीज करना चाहिए, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ठीक है। अब अशोक की जो ये धम्म नीति थी, तो अशोक की धम्म नीति के 3 उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं कि इस धम्म नीति के 3 जो है वो उद्देश्य थे। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो मौर्य साम्राज्य की जो विशालता थी, मौर्य साम्राज्य की विशालता, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए धम्म जैसी एक समन्वयकारी शक्ति की जो है सो आवश्यकता थी। मतलब धम्म के माध्यम से धम्म का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो इतना ही था कि मौर्य साम्राज्य की विशालता को, है ना, मौर्य साम्राज्य की एकता और अखंडता को इस नीति के माध्यम से अशोक सुनिश्चित करना चाहता था, उसको बचाए रखना चाहता था। आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो धम्म का उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक दृष्टि से हम लोग पाते हैं क्या कि धम्म नीति के माध्यम से अशोक ने पशु हत्या को हतोत्साहित किया और पशु हत्या को हतोत्साहित करके कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग जो है सो उसने प्रशस्त किया। मतलब कृषि अर्थव्यवस्था को इसके माध्यम से उसने क्या किया कि बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य जो था वो अति विशाल था, जिसमें अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, है ना, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, है ना, रहा करते थे। तो इस प्रकार की विविधता जो भारतीय समाज में मौजूद थी और
कहीं ना कहीं ये विविधता जो है वो लोगों को या समाज को या साम्राज्य को कमजोर भी कर रही थी, क्योंकि इस विविधता के कारण जो है कई प्रकार की समस्याएं समाज में जो है सो प्रकट हो रही थी। तो अशोक जो है अपनी धम्म नीति के माध्यम से लोगों को एकता के सूत्र में जो है सो बांधना जो है सो वो चाहता था, लोगों को एक सूत्र में जो है सो बांधना चाहता था, भाईचारा को वो जो है सो संदेश देना चाहता था, मिलजुल कर रहने और मानवतावाद के लिए कार्य करने हेतु वह इस नीति के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता था। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो धम्म नीति के 3 उद्देश्य थे: राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य। ठीक है, तो इसको अपने तरीके से आप एग्जाम में दिखा सकते हैं। फिर ये अशोक की जो धम्म नीति थी, तो अशोक की धम्म नीति पर प्रश्न एग्जाम में जो आएगा तो उसमें टेल क्वेश्चंस के रूप में जैसे मान लीजिए पूछेगा कि क्या अशोक की धम्म नीति बौद्ध धर्म थी, है ना, इसको आपको डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए कि अशोक की जो धम्म नीति थी, तो धम्म नीति हमने कहा कि वह एक आचार संहिता थी, नैतिक नियमावली थी। तो वास्तव में अशोक क्या किया, तो अशोक ने उस समय जो भी धर्म या जो भी धार्मिक विचारधारा समाज में जो है सो मौजूद था, सभी में नैतिकता से संबंधित तत्वों को उसने एकत्रित किया, है ना। उसने ब्राह्मण धर्म से बहुत सारे नैतिकता के तत्वों को कलेक्ट किया, बौद्ध धर्म से बहुत सारे नैतिकता के तत्वों को कलेक्ट किया, जैन धर्म से बहुत सारे नैतिकता के तत्वों को कलेक्ट किया। इस प्रकार विभिन्न धर्मों से नैतिकता से संबंधित फैक्ट्स को, नैतिकता से संबंधित चीजों को उसने जो है सो कलेक्ट किया और उसको उसने प्रसारित किया, है ना। इसके माध्यम से वह जो है सो लोगों को एक अलग प्रकार का जो है सो सामाजिक बोध जो है सो कराना चाह रहा था, है ना, कि ऐसे आपको जीना है, जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, इस ढंग से जो है सो आपको कार्य करना चाहिए और ऐसे जीवन आपको जो है सो जीना चाहिए। तो चूंकि अशोक की धम्म नीति में हम लोग पाते हैं कि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को जो है सो शामिल किया गया था। स्वाभाविक था कि उसमें बौद्ध धर्म की भी अच्छी बातें शामिल थी, लेकिन अशोक की जो धम्म नीति थी वो बौद्ध धर्म नहीं थी, है ना। हाँ, उसमें बौद्ध धर्म की कुछ अच्छी बातें अवश्य ही शामिल थी, मतलब अपने आप में अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था, लेकिन धम्म में बौद्ध धर्म की अच्छी बातें या नैतिकता से संबंधित बातें अवश्य शामिल थीं। इवन कि धम्म की परिभाषा भी बौद्ध ग्रंथ से ही ग्रहण की गई थी, लेकिन फिर भी अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था, है ना। क्यों नहीं था? इसलिए भी नहीं था कि अपनी इस धम्म नीति में अशोक जो है वो न तो 4 आर्य सत्य की चर्चा करता है, न निर्वाण की चर्चा करता है, न अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करता है, न संघ की स्थापना की चर्चा करता है। और ये चारों बौद्ध धर्म का 4 पिलर है, 4 स्तंभ है जिस पर बौद्ध धर्म जो है वो खड़ा है। तो इन चारों की चर्चा अशोक की धम्म नीति में नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग पाते हैं कि अपनी धम्म नीति में अशोक जो है वो स्वर्ग की बात करता है, वो नरक की बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म में न तो स्वर्ग की अवधारणा है न नरक की जो है सो अवधारणा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि अशोक की जो धम्म नीति थी वो बौद्ध धर्म नहीं थी। हाँ, उसमें बौद्ध धर्म की कुछ अच्छी बातें अवश्य शामिल थीं। अब क्या हुआ, इसमें अशोक ने जो धम्म का प्रचार प्रसार किया, तो धम्म में चूंकि अधिकांश बातें बौद्ध धर्म से ग्रहण की गई थी, तो इसीलिए धम्म के प्रचार प्रसार ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को सुनिश्चित कर दिया। मतलब कि अशोक सीधे सीधी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। लेकिन चूंकि धम्म में अधिकांश बातें बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म से ली गई थी, इसलिए धम्म का जब प्रचार प्रसार हुआ तो स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, है ना। तो अगर ये टेल क्वेश्चंस के रूप में आए कि क्या अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म था, तो इस प्रकार का जो है सो आपको स्टैंड लेना है ना। फिर देखिए, दूसरा जो टेल क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछ सकता है कि क्या अशोक शांतिवादी था। एक बार जेपीएससी मेंस में ये प्रश्न आया भी है ना,
कि क्या अशोक शांतिवादी था। तो इसको एक टेल को, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि अशोक की धम्म नीति का वर्णन कीजिए, या धम्म नीति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और उसमें एक टेल क्वेश्चन जोड़ देगा कि क्या अशोक शांतिवादी था, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको डिस्कस करना है, आपको बताना है कि वो शांतिवादी था या नहीं, है ना। तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए, अशोक निश्चित रूप से जो है सो शांति का समर्थक था, है ना। शांति वो चाहता था कि जो है सो चारों तरफ व्याप्त हो, लेकिन वो शांतिवादी नहीं था। वाद शब्द जो जुड़ रहा है तो यहां पर हम उसको शांतिवादी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम लोग पाते हैं कि हर मामले में अशोक ने शांति के लिए शांति की नीति नहीं अपनाई थी, है ना। अशोक अगर शांतिवादी होता तो उसने कलिंग को स्वतंत्र कर दिया होता, लेकिन उसने कलिंग को स्वतंत्र नहीं किया। अगर अशोक अगर शांतिवादी होता तो उसने अपनी सेना को भंग कर दिया होता, लेकिन वो अपनी सेना को भी भंग नहीं करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अशोक अपने साम्राज्य में बूचड़ खाने को भी जो है सो बंद नहीं करता। बूचड़ खाना जहां मवेशियों को जो है सो मारा जाता है मांस के लिए, उसको काटा जाता है, तो बूचड़ खाने को भी जो है सो वो बंद नहीं करता है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि अशोक खुद जो है सो कहता है कि उसकी राज रसोई में, है ना, जो गवर्नमेंट का या राजा का जो किचन है, तो उसकी राज रसोई में भोजन के लिए रोज जो है वो 2 मोर और 1 हिरन जो है वो मारे जाते हैं, है ना, उसको काटा जाता है ना। तो ये भी बताता है कि वो जो है सो शांतिवादी नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं कि अशोक जो है, तो अशोक अपने धम्म नीति में ही वह जो है आठविक जनजातियों को बड़ा कड़ी चुनौती देता है कि भाई आप अपनी आदतों से बाज आ जाइए, है ना। ये मत समझ लीजिए कि हम साधु संत बन गए हैं, ठीक है, हम युद्ध घोष छोड़ दिए हैं, धम्म घोष की नीति पर हम जो है सो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आइएगा तो हम तलवार भी उठा सकते हैं और आपके विरुद्ध हिंसक रास्ता भी हम अख्तियार कर सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से अशोक ने आठविक जनजातियों को कड़ी चुनौती दी, यह भी बताता है कि अशोक जो है वो शांतिवादी नहीं था। तो सीधा सीधी अगर ये टेल क्वेश्चंस के रूप में आए तो आप इसको इस तरह से जो है सो दिखा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट बना करके दिखा सकते हैं, है ना। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि क्या वर्तमान में अशोक की धम्म नीति प्रासंगिक है। ये भी पूछ सकता है इस बार, है ना, कि क्या वर्तमान में अशोक की धम्म नीति प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता को लेकर आपसे आपका विचार जो है वो जाना जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी राजा, है ना, किसी भी राजा की किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उसका प्रभाव कितने लंबे समय तक महसूस किया गया। अगर बहुत लंबे समय तक किसी राजा की किसी नीति का प्रभाव महसूस किया गया तो निश्चित रूप से जो है सो उस नीति को सफल माना जा सकता है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि अशोक की जो धम्म नीति थी, धम्म में निहित जो तत्व थे, तो धम्म में निहित तत्व की प्रासंगिकता आज भी जो है सो मौजूद है। मतलब कि अशोक की धम्म नीति की प्रासंगिकता आज भी जो है सो उसी तरह से है जैसा आज से हजारों वर्ष जो है वो पहले थी, है ना। मतलब आज भी अशोक की धम्म नीति प्रासंगिक है ना। कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देना है कि कैसे प्रासंगिक है। तो जैसे आप दिखाइए कि स्वतंत्रता के बाद जब हम लोग स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के बाद हम लोग पाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर, है ना, धम्म के तत्वों को जो है सो ढूंढा जा सकता है ना। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से सर्वधर्म समभाव की चर्चा की, जिस प्रकार उन्होंने, है ना, अशोक चक्र की व्याख्या की, जिस प्रकार उन्होंने अशोक चक्र को एक राजकीय चिन्ह के रूप में जो है सो ग्रहण किया, तो यह बताता है कि जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर धम्म का प्रभाव जो है निश्चित रूप से जो है सो परिलक्षित होता है ना।
क्योंकि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अशोक की धम्म नीति में निहित जो तत्व हैं वो कल भी प्रासंगिक थे और आज भी जो है वो प्रासंगिक हैं। ये आप पहले पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं। दूसरा चीज आप दिखाइएगा कि आज भी हम लोग पाते हैं क्या कि आज भी हमारे समाज में एक प्रकार की सामाजिक अराजकता व्याप्त है ना। दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में धार्मिक अराजकता जो है वो व्याप्त है। धर्म को लेकर आज भी हम लोग जो है सो मार काट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। आज भी एक प्रकार से जो है सो एक तनाव वाला वातावरण हम लोग समाज में महसूस कर सकते हैं, है ना। मतलब सामाजिक धार्मिक तनाव, सामाजिक धार्मिक एक टेंशन आज भी जो है सो हमारे समाज में देखा जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि इसी प्रकार के तनाव को खत्म करने के लिए या इसके प्रभाव को कम करने के लिए अशोक ने जो है सो अपनी धम्म नीति लाई। तो वर्तमान में भी धम्म नीति के तत्वों की प्रासंगिकता बरकरार है ना। वर्तमान सामाजिक धार्मिक स्थिति को देखते हुए आज भी अशोक की धम्म नीति को प्रासंगिक माना जा सकता है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि अशोक ने अपनी धम्म नीति में जिस प्रकार से पशुओं की सुरक्षा पर बल दिया, जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण पर जो है सो बल दिया, पेड़ पौधे लगाए जाने आदि को लेकर जो उनके द्वारा प्रयास किया गया, तो आज भी हम लोग पाते हैं कि आज भी पूरी पृथ्वी जो है एक प्रकार से पर्यावरण जन्य जो समस्याएं हैं तो उससे जो है सो ग्रसित है ना। आज भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं, अम्ल वर्षा को देख सकते हैं, जो एक पारिस्थितिकी जो असंतुलन है उसको हम लोग आज भी जो है सो महसूस कर सकते हैं, है ना। मतलब कि आज भी हम लोग पाते हैं कि पर्यावरण जो है वो संकट में है। तो जिस प्रकार का प्रयास जो है अशोक आज से हजारों वर्ष पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया, उसकी आवश्यकता आज भी जो है सो मौजूद है। आज भी जो है सो उसकी आवश्यकता हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो कैसे नहीं अशोक की धम्म नीति वर्तमान में प्रासंगिक होगी, है ना। निश्चित रूप से जो है सो है 2012 में हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद में जैव विविधता पर जो है सो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो 2012 में हैदराबाद में जो जैव विविधता पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो इस सम्मेलन की जो है सो शुरुआत जो की गई थी ना, तो वह अशोक को याद करके किया गया था, है ना। अशोक पर चर्चा करके ये जो है सो सम्मेलन आरंभ हुआ था। तो इससे भी प्रकट होता है कि अशोक की धम्म नीति आज भी जो है सो प्रासंगिक है। फिर हम लोग ये भी पाते हैं कि भारत की जो विदेश नीति रही है, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, तो गुट निरपेक्षता की नीति में भी धम्म के तत्व हम लोग मौजूद देखते हैं। पंचशील का जो सिद्धांत है, तो पंचशील के सिद्धांत में भी हम लोग जो है धम्म के तत्वों को ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से गुजराल जो डॉक्ट्रिन था, है ना, तो गुजराल डॉक्ट्रिन में भी हम लोग धम्म के तत्वों को जो है सो ढूंढ सकते हैं। तो प्रासंगिक तो है ही, है ना। तो अगर ये क्वेश्चंस टेल क्वेश्चंस के रूप में आए कि क्या अशोक की धम्म नीति की प्रासंगिकता वर्तमान में भी है, तो इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट में दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज था जो हम आज डिस्कस किए, और अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम जो है अशोक से ही रिलेटेड कुछ और, है ना, इंपॉर्टेंट चीजों को जो है सो डिस्कस करेंगे। अगर अशोक पर क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में आता है तो मेरी सलाह होगी कि इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा, है ना। एंशिएंट इंडिया में आप अगर अशोक से क्वेश्चंस आ रहा है तो एक क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा, आपको बेहतर जो है सो नंबर मिलेगा, है ना। तो अगले वीडियो में फिर अशोक से ही जुड़ा हुआ कुछ और भी इस प्रकार के टेल क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग एक काम और कीजिएगा कि वीडियो जो देखते हैं तो लाइक आप जरूर कीजिए, कमेंट जो है सो आप जरूर कीजिए, उससे नया वीडियो बनाने की जो है सो प्रेरणा मिलता है और अच्छा भी लगता है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट जो है सो आप कीजिए, लाइक ही तो करना है, आपका जमीन जायदाद तो हम मांग नहीं रहे हैं, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।